जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम सब आज के क्लास में बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के ऊपर। यह एक जो क्लास है क्लास 10वीं के लिए, और क्लास 10वीं के ये पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याएं का हम सब आज कंप्लीट थ्योरी को देखने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स जैसा हार्ड सब्जेक्ट कोई नहीं है। इन मैथमेटिक्स जैसे आसान सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए आपके पास चाहिए कुछ मूल मंत्र, और मूल मंत्र के तौर पे वो है इसका बेसिक। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट बेहतर है तो किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, उसके हर एक प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ना वो एनसीईआरटी हो, क्यों ना वो स्टूडेंट फ्रेंड हो, और क्यों ना आपका अन्य पब्लिकेशन भारतीय आलोक पब्लिकेशन है ना, या प्लेटफॉर्म किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कंप्लीट थ्योरी। और आज हम आपके साथ इस बात का समझाई करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड आपको एक भी पॉइंट ना छूटे। आज इसी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंक क्या होता है, अंक की परिभाषाएं जो आप शायद ना जानते हो, अंक के बारे में आप उतना चीजें नहीं जानते हो जितनी कि आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। किसी से पूछना, आपको संख्या की परिभाषा नहीं दिए जा सकते हैं, कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम आज आपके क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्लास को पूरे अंत तक निश्चित तौर से करना है ना। और आओ देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं अंक से। अंक क्या होता है आपको बता देना चाहते हैं कि जब अंक की बात आती है तो कही जाती है कि गणित और अंक, इन दोनों में एक ऐसा संबंध है जैसे कि शरीर और आत्मा का। आप जानते हैं कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी से आत्मा निकल जाए, सोल निकल जाता है, तो इस बॉडी का कोई महत्व नहीं रहता है। इसको इसकी अनुसार या तो जला दी जाती है, या दफना दी जाती है, या दहवा दी जाती है, जिसका जिस तरह से अंतिम संस्कार का प्रक्रिया होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी में किस तरह से आत्मा का महत्व है। इसके निकल जाने की वजह से अपने वाले, अपने चाहने वाले, अपने घर परिवार के लोग भी नहीं इस बॉडी को लंबे समय तक ले रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, जिस तरह से शरीर और आत्मा का एक संबंध है, ठीक उसी तरह से गणित और अंक का संबंध है। अगर गणित से अंक को हटा दिया जाए तो गणित नहीं बल्कि एक भाषा का विषय बन जाएगा। इसलिए हम सब शुरुआत करते हैं यहां से, अंक से। अंक क्या होता है? यह गणित की मूलभूत इकाई होती है। गणित की मूलभूत इकाई कहने का मतलब इसी से बना हुआ, जैसे बॉडी जो है कोशिका से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक उसी तरह से गणित जो है वो अंक से बना है, कुछ संकेतों से बना है और कुछ कंसेप्टों से बना है। तो इसमें अंक को हम लोग समझ रहे हैं, अंक जो है गणित की एक फंडामेंटल यूनिट है, और ये फंडामेंटल यूनिट में कुछ संकेत की बात आती है। कुछ विद्वानों ने इस संकेत का निर्धारण किया, जैसे आर्यभट्ट ने जब शून्य या जीरो का खोज किया, तब जाकर अंकों की एक निरूपण क्रिएट हुई। जहां निरूपण की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे बात की जाती है कि शून्य, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है गणितीय जो संकेत आप देख रहे हैं, इसी को अंक कही जाती है। मेरे प्यारे दोस्त साथी,
इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग को समझना है, जानना है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हमको आपसे करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आपको स्वागत है इस चैनल पर और इस क्लास को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को अंत तक ले देखिएगा और बहुत सारी चीजें सीखिएगा। लंबा सफर नहीं रहेगा, एक छोटा सा क्लास है, बट उसमें आपकी साथ की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम सब बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या को लेकर। और वास्तविक संख्याएं जिसका अंग्रेजी होता है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इस रियल नंबर्स के अंतर्गत हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डिजिट। यहाँ डिजिट की बात करेंगे यानी अंक की बात करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे डिजिट के तौर पे यही सिंबल जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ये 9 तक जो है 0 to 9 तक यही तो है अंक। ठीक है, और ये गणित की मूलभूत इकाई हैं। फिर मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है अंक ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 0, जिसको शून्य आप बोलते हैं ना, हिंदी में इसको शून्य बोली जाती है, वही अंग्रेजी में इसको 0 बोली जाती है। ठीक है, 0। और दूसरा जो होता है नॉन जीरो, है ना। नॉन जीरो मतलब अशून्य। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ये अशून्य है। आइए कुछ आगे सफर को एक कदम और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, आप इसको गौर से देखिए। सबसे पहले हमने अंक के ऊपर बात की है और यहाँ पे अंक से रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं अंक के बारे में, है ना, अंक के बारे में बताएं, अंक की परिभाषाएं तकले हम आपको बता दिए। अब चीजों को समझना है, जानते हैं क्या, अब समझना है यहाँ पे उससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। सबसे जबरदस्त पॉइंट कि भाई साहब जो अंक है उस अंक को डी से व्यक्त किया जाता है। किससे? डी से। ठीक, उसके बाद अंक का जो रूप है वो दिखता कैसे है, तो ये ऐसे दिखता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद ये कितने प्रकार के होता है भाई साहब? 2 प्रकार के होता है। नंबर 1 शून्य अंक और नंबर 2 कौन? अशून्य अंक। कुल अंकों की बात किया जाए तो कुल कितने अंक है, तो दोस्त यहाँ पे कुल जो अंक है ये 10। कितने हैं? 10। ठीक है, अब इसकी बात किया जाए शून्य अंक की, तो शून्य अंक वही 1 है। इस 10 में से 1 शून्य अंक है। इसके बारे में बताने वाला एक महान विद्वान की बात आती है जो भारत के मूल निवासी है, जिनके अथक प्रयास ने पूरी दुनिया को शिक्षा प्रदान किया, पूरी दुनिया को गिनती सिखाई। वह विद्वान जिसने पूरी दुनिया में कुछ अलग ही परिवर्तन लाए और उसी परिवर्तन को आज पूरी दुनिया पालन करती है। हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के ऊपर। ये वही विद्वान है जिनके नाम से आज भी भारत को जानी जाती है, आज भी इंडिया को जानी जाती है। ये आर्यभट्ट से आर्यवर्त बना, क्या ऐसी बात है क्या? है ना, इनके नाम से कुछ ताल्लुक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कह सकते हैं कि जैसे भारत के आर्यवर्त के नाम दिया जाता है, तो एक तो आर्य की नाम बात आती है, जो आपका पश्चिमी देशों से कुछ आर्य आए जो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की बातें की। वो थोड़ा मैथमेटिक्स की नहीं बल्कि वो एक इतिहास की बात हो जाती है। तो यहाँ हम एक विद्वान की बात कर रहे हैं जो बिहार के ही निवासी हैं। ठीक है, बिहार के निवासी हैं, नाम है आर्यवर्त। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त साथी, बात आती है कि अंकों को लेकर, तो इस अंकों में शून्य अंकों की संख्या 9 है और इसमें
अंकों की संख्या 9 है जो 1 से शुरू होता है और 9 पर जाकर खत्म हो जाता है। फिर इसी से रिलेटेड और सारी बात की जाती है। इसके रिमार्क देखोगे भाई साहब तो कहता है कि अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहाँ पे अंक की बात कर रहे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की बात कर रहे, और यहाँ पे बात कर रहे सबसे छोटी सबसे बड़ी अंक। एक अंक की सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो कितना है? 0 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है? 10 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 99 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है? 1000 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9900। सारे दोस्त साथी, जितना भी अंक की बात किया जाए याद रखना, जब सबसे छोटी की बात होगी तो उसमें 0 सम्मिलित होगा, सबसे बड़ी की बात होगी तो उसमें 9 सम्मिलित होगा। आपको बता देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 7 की सबसे बड़ी बात करेंगे तो याद रखना 7 को 9 दे देना, ठीक है। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो 6 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। 6 0 और 1 ये मिलकर बनेगा सबसे छोटी, समझ रहे हैं ना, सबसे छोटी संख्या। उम्मीद करते हैं इन चीज को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें और सारी चीजें, एक चीजें हम ऐड कर देते हैं, रिमार्क नंबर आपका 8 करके। 8 नंबर रिमार्क में आओगे भाई साहब तो इसमें रिमार्क में हम अभी आपको हम बताएं कि जो बातें हो रही है, किस चीज को लेकर बातें हो रही है, तो भाई साहब बातें हो रही है किसकी बात हो रही है? तो गुरु बात यहां पे जानते हैं किस चीज को लेकर हो रहा है कि गणित की मूलभूत इकाई जो होता है, गणित की मूलभूत इकाई कौन होता है? अंक होता है। इसी कारण से बोला जाता है कि गणित की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक जिससे ये मिलकर बना है, संरचनात्मक इकाई भी कौन है? अंक है। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब संख्या की परिभाषा देने जा रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे संख्या क्या होता है। देखिए, जब संख्या की बात आती है तो कही जाती है कि कुछ रहे अंक, एक साइड ले लीजिए अंक और दूसरे साइड ले लीजिए गणितीय संकेत, ठीक है। ये देखिए परिभाषा कितनी मस्त होगा, गणितीय संकेत। और गणितीय संकेत के तौर पे क्या क्या आएगा आप जानते हैं, प्लस हो, माइनस हो, भाग हो, गुना हो, रूट हो, स्क्वायर हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो, घन हो, घनमूल हो, ये सारी चीज आप मिला दोगे तो ये गणितीय संकेत है। इसमें बराबर भी सिंबल आ जाएगा, ये सारा गणितीय संकेत है। क्या है? गणितीय संकेत। और इस साइड क्या है? अंक, ठीक है। अंक में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये अंक हो गया। इसमें आपस में इसके मिलने की वजह से जैसे हम 127 लिख दिए। अब 127 में मेरे प्यारे दोस्त क्या है? 127 संख्या है। अंक कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है। कितने अंक की संख्या है? तो 3 अंक की संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ √2 क्या है, संख्या है कि नहीं है, तो ये भी है। क्यों? क्योंकि इसमें अंक मिला है और गणितीय संकेत इसमें से रूट मिला है। तो याद रखना, अंक और गणितीय संकेत के सम्मिलित रूप से, ठीक है, अंक और गणितीय संकेत को आपस में मिला देते हैं, तब जाकर हमें क्या प्राप्त होती है? संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? संख्या का। तो संख्या का सबसे बेहतर आपको हम परिभाषा इस तरह से दिए कि अंक और गणितीय संकेत का सम्मिलित रूप जो है, ये आपस में मिलना, ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये कहलाता है संख्या। चलिए अब संख्या के बारे में और सारी चीजें जाननी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज की संख्या कितने प्रकार के,
देखो मेरे प्यारे दोस्त साथी, संख्या की परिभाषा हो गई। अब समझना है कि संख्या कितने प्रकार के। देखो भाई साहब, ऐसी देखी जाते तो संख्याएं मूलतः दो है, लेकिन आज के दौर में संख्याएं तीन प्रकार की हो गई। नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या, नंबर तीन समिक संख्या। दैट पॉइंट्स रियल नंबर, imaginary number and the complex number that denote by real number. So a capital R, imaginary number a small I and a complex number by denote किससे, हाँ किससे denote by Z, है ना। तो आइए चीजों को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी, आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये तीन प्रकार के हो गई। एक नंबर वास्तविक संख्या, दो नंबर काल्पनिक संख्या और तीसरा हो गया समिक संख्या। दोस्तों यहां वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर और समिक संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कही जाती है। दोस्तों यहां ध्यान दोगे तो देखो ये इसका संकेत भी है। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर, काल्पनिक संख्या को वाई और समिक संख्या को जेड से व्यक्त किया जाता है। यहीं पे अगर बात करें तो हम बात करेंगे इसके लेकर। सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे क्योंकि ये हम लोगों का ये तो पढ़ना ही है, वास्तविक संख्या पढ़ना ही, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम सब इस चीज को लेकर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया जाए तो भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, हम इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को यानी इसको आयोटा से, आई यानी आयोटा से व्यक्त किया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले महान गणितज्ञ सर यूलर ने बताया। सर यूलर ने बताया किसके लेकर, किस पॉइंट को लेकर बताएं, तो इन्होंने बताया काल्पनिक संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वही समिक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से व्यक्त किया जाता है। जेड बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। भाई साहब इसको परिभाषा कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले एक संख्या रेखा लेंगे हम सबको परिभाषित कैसे किया जाएगा। वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, समिक संख्या क्या है, इसकी परिभाषा के लिए मेरे प्यारे दोस्त साथी यहां पे हम सब बात करने वाले हैं एक संख्या रेखा लेकर। सबसे पहले एक हमने रेखा खींचा और इस रेखा के ऊपर हमने संख्याओं को व्यक्त कर दिए। इस तरह से हमें संख्या रेखा प्राप्त हुआ। जब संख्या रेखा की प्राप्ति हुई तो इसमें आप गौर से देखना, ये रहा शून्य और इस साइड जो है वो धनात्मक संख्याएं हैं और इस साइड जो है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी इसमें ऐसा करते हैं, इसका सबका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल या घनमूल निकालते हैं। तो देखिए ये रूट सब पे चढ़ा दिए। भाई साहब जितना ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकाला गया ये ऋणात्मक संख्या हो गया। जितना भी ऋणात्मक संख्या हुआ सबको ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल से प्राप्त संख्या ये काल्पनिक संख्या कहलाता है। एवरीवन ऋणात्मक संख्याओं के जो ऋणात्मक संख्या है इस ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल से प्राप्त संख्याएं जो है वो क्या कहलाता है गुरु, तो उस संख्या को कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक इसी तरह से धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल से प्राप्त संख्याएं जो है इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं गुरु, वास्तविक संख्या कहते हैं, याद रखिए। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या की परिभाषा हो गई क्लियर। अब जानेंगे इसके बाद और भी और चीजें को समझना है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे कि हमने आपको परिभाषा के तौर पे आपको बताया कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। एवरीवन सबसे पहले ठीक है हम सब देखेंगे काल्पनिक संख्या को। काल्पनिक संख्या की अगर बात किया जाए तो हम आपको बताएं अभी कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल से प्राप्त संख्याओं को काल्पनिक संख्या,
यानी इसको क्या कही जाती है, तो इसको कही जाती है इमेजिनरी नंबर। एवरीवन एक बार और आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या बोलोगे भाई साहब, ऋणात्मक संख्याओं 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 के वर्गमूल वर्गमूल या घनमूल घनमूल से प्राप्त संख्या भाई साहब क्या कहलाता हो, प्राप्त संख्या काल्पनिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। ठीक है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। अब यहां पे एक एक स्टेप को समझेंगे कि जो काल्पनिक संख्या है उस काल्पनिक संख्या को आई या आयोटा से सूचित किया जाता है। आई होता है बट इसको आयोटा पढ़ा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले महान विद्वान सर यूलर हैं। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले सत्यापित किए कि आयोटा का मान कितना होता है। आयोटा का मान रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट के अंदर -2। इसके बाद यहां इसका वैल्यू को इन्होंने कुछ इस तरह से व्यक्त किए कि भाई साहब अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू हुआ आयोटा का मान, आप देख सकते हो आयोटा का जो मान है अंडर -1 होता है। आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर इधर से रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर चलेगा, है ना। तो ये होगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1। इसी तरह से आयोटा के पावर 3 करोगे, यानी आयोटा के पावर 3 करने का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसका मान जानते हो -1 और भाई साहब इस गुने आयोटा मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा होगा। ठीक है, तो याद रखना आयोटा का मान रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर के मान -1, आयोटा के पावर 3 का मान माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 का मतलब होता है +1। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक हम सब चीज जान गए। इसके बाद अब समझने वाले हैं वास्तविक संख्या को। अच्छी तरह से वास्तविक संख्या को हम सब समझेंगे। चलिए आइए तो वास्तविक संख्या को जानिए। साथी अब समझने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। जैसे कि आपको हम काल्पनिक संख्या के बारे में बता दिया है ना, अब समझेंगे किसको, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या की बात होती है तो कहता है कि धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल से प्राप्त संख्या, है ना। धनात्मक संख्या देखिए इस साइड, ठीक है, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक को छाट देना भाई, इसको समाज से बाहर कर दो। ठीक है, तो यहां पे बच जाएगा धनात्मक संख्या, और धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल से जो संख्याएं प्राप्त होगी उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे दोस्त साथी, ये हो जाएगा वास्तविक संख्या जो रूट से निकलेगा भी और जो रूट से नहीं निकलेगा। जैसे 0 का वर्गमूल हो जाएगा 0, है ना, 1 का 1 हो जाएगा, √2, √3, √4 के बदले में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त साथी अगर बात किया जाए इसको लेकर, तो यहां पे क्या होने वाला है, कुछ का वर्गमूल निकल गया और कुछ का नहीं निकला। ठीक है, कुछ का वर्गमूल हो गया, जिसका परिपूर्ण वर्ग हो जाता है, मतलब जो रूट से बाहर निकल जाता है उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो रूट से नहीं निकलता है उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कहे तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया आपका परिमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। तो अब बात करने वाले हैं, पहले डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या को लेकर, उसके बाद धीरे धीरे बात करेंगे परिमेय संख्या के प्रकार को लेकर। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि अपरिमेय संख्या की बात हो रही है ना। हम अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। सबसे पहले अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा को लेकर अगर बात किया जाता है तो कही जाती है कि वे सभी संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या की परिभाषा होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना, वो परिमेय संख्या होता है। जो नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या होता है।
बात किया जाता है कि परिमेय संख्या को Q से व्यक्त किया जाता है और वही अपरिमेय संख्या को IR से सूचित किया जा सकता है। इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। मेरे प्यारे दोस्त साथी, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को IR से सूचित किया जाता है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले एक महान विद्वान सर पाइथागोरस सर पाइथागोरस ने इस बात का सत्यापन किए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे बातें आती है कि इधर परिमेय संख्या के प्रकार वगैरह हो जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको लेकर। अपरिमेय संख्या के पिता जो है सर पाइथागोरस को माना जाता है। और इसके बाद आगे बात किया जाता है कि जो अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या में √3, √5, √6 ये भी अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में बताने वाले महान विद्वान लेम्बर्ट और लेजेंड्रा है। कौन कौन है? लेम्बर्ट और लेजेंड्रा। सबसे पहले किसने बताया पाइथागोरस के बारे में, सॉरी √2 के बारे में, कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले महान विद्वान जो है वो सर पाइथागोरस है। ठीक है, तो उसके बाद √2 के अलावा और भी अपरिमेय संख्या, ये √3, √5 होता है, इसके बारे में बताने वाले जर्मन वैज्ञानिक जो है लेम्बर्ट और लेजेंड्रा है। ठीक इसी तरह से पाई से संबंधित जितनी संख्याएं हैं वो सारा अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा, है ना। इंफिनिटिव जो होगा वो भी अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा। अगर परिमेय और अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, जो संख्याएं प्राप्त होगी वो भी किसके अंतर्गत आएगा? तो वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त साथी, और देख लो अपरिमेय संख्या में साधारण अपरिमेय संख्या जैसे √2 हो गया, है ना, √2 हो गया, √2 का वर्ग करोगे तो साधारण अपरिमेय संख्या का वर्ग करने पर क्या मिलता है तुम्हें पता है? इसका मिलता है परिमेय संख्या। इसका वर्ग करो √3 मिलेगा परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन वही कंपाउंड वाला ले लो। कंपाउंड वाला जैसे कहने का मतलब क्या होगा? कंपाउंड वाला कहोगे तो जैसे यहाँ पे संयुक्त हो गया 3 + √2, ये अपरिमेय संख्या है, इसका होल स्क्वायर करोगे फिर भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के वर्ग और वर्ग कर दो तो इससे जो संख्या तुम्हें मिलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम सब अपरिमेय संख्या को समझ लिए, अब जो है हम लोग को समझना है किसको? परिमेय संख्या को। ठीक है, आइए देखो भाई साहब, परिमेय संख्या को अब समझना है। परिमेय संख्या की बात किया जाए तो यहां परिमेय संख्या यानी प्रकार नंबर ये 1 होगा। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसकी जो इस रेशनल वर्ड की उत्पत्ति रेशियो से हुआ है, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात बोले तो क्या होगा? भिन्न, और भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर, यानी P/Q। अंश बटे हर यानी P/Q, है ना। यानी बात करें तो सब कुछ मिलाकर परिमेय संख्या को किससे व्यक्त किया गया? तो Q से व्यक्त किया जाता है, और Q बराबर होता है 0, -3, -5, 1, 3/2, -3/2, है ना, 3/4। ये सब जो है ना परिमेय संख्या के श्रेणी में आएंगे, है ना। सारे परिमेय संख्या, रूट नहीं होना चाहिए बस, और रूट के अंदर माइनस, रूट होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि रूट नहीं होना चाहिए, सब परिमेय होगा। और इसको Q से व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्या कई प्रकार के होते हैं, कई उसके रूप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। परिमेय संख्या में सबसे पहले बात किया जाए तो यहां पे बात किया जाता है प्राकृत संख्या का। सबसे पहला पॉइंट और जबरदस्त पॉइंट, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक ले जाएगा। ठीक है, ये प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या में इसी में 0 सम्मिलित हो जाएगा, 0 आ जाएगा,
तो सब मिला दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, जिसको किससे व्यक्त किया जाता है, W से व्यक्त किया जाता है, और W बराबर होता है 0 1 2 3 4, है ना, अनंत तक होगा। ठीक, उसी तरह से पूर्णांक की बात किया जाता है, तो पता है पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसी में जब ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक जब शामिल हो जाता है, तो इसी को कहते हैं, पता है क्या, इसको कही जाती है पूर्णांक संख्या। एवरीवन, ये पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर, और मेरे प्यारे दोस्त साथी, जो इंटीजर नंबर है इसको आई या जेड से व्यक्त किया जाता है। एक जर्मनी के एक वर्ड है ना, जेहलेन, जेहलेन, ठीक है, इस जेहलेन का मतलब होता है काउंटिंग, काउंटिंग, जेहलेन का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। तो एवरीवन, जेहलेन का अर्थ होता है काउंटिंग, और काउंटिंग के जेहलेन वर्ड का मतलब काउंटिंग होता है, इस कारण से पूर्णांक को जेड से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, जेड से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त साथी, जो जेड हुआ, यहाँ पे जेड बराबर हुआ माइनस इंफिनिटिव डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव। इसमें आप 3 पार्ट में देख सकते हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, शून्य पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे अब लगातार अगर x कोई पूर्णांक है तो इसको किससे व्यक्त किया जाता है, x, x + 1, x + 2, x + 3, ये डॉट डॉट जाएगा। समझ रहा है एवरीवन, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि पूर्णांक संख्या तक आप समझ गए। इसके बाद जो है आप देख सकते हो, इसी में मिलेगा तुम्हें सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या को मेरे प्यारे दोस्त साथी इवेन नंबर कहते हैं, और इवेन नंबर इसको व्यक्त किया जाता है en से। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त साथी विषम संख्या को ओड नंबर कही जाती है, और इसको व्यक्त किया जाता है on से। आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, अगर आप उन संख्याओं को 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद यहां शेषफल के तौर पे अगर 1 आ जाता है, शेषफल 1 आए, 1 आता है शेषफल। देखो भाई साहब, अगर शेषफल नीचे जो है भाग लगाने के बाद 2 से भाग लगाइयो, अगर शेषफल 0 आया और शेषफल 1 आया, अगर 0 आया तो सम संख्या है, शेषफल 1 आया तो विषम संख्या है। ठीक है, तो कहता है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है और शेषफल के तौर पे शून्य बचता है, ठीक है, उसको कहते हैं सम संख्या। जैसे 0 2 3 4 2 4 6 8 10, ये होगा सम संख्या। लगातार की बात किया जाए, अगर इसको हम x मान लेते हैं, तो यहां देखो 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, x, x + 2, x + 4, x + 6, ये डॉट 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 तक ले जाएगा। उसी तरह विषम संख्या में हम आपको समझा दिए कि इसको भाग लगाओ, और भाग लगाने के बाद तुम्हें क्या बचेगा पता है, भाग लगाने के बाद तुम्हें मिलेगा कितना, शेषफल 1 मिलेगा। तो ये कौन सी संख्या होगी, ये विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगा। और यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट होगा। और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त साथी, अगर बात किया जाता है विषम संख्या को लेकर, तो ये अगर x मानते हो पहले को, तो आगे x + 2, x + 4, x + 6 होगा। ठीक है, तो ये सब होता है विषम संख्या को लेकर। ठीक इसी तरह से और भी 3 संख्याएं हम लोग को जानना है। वो संख्याएं क्या है, सम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं किसको लेकर, भाज्य संख्या को लेकर। एवरीवन, भाज्य संख्या, देखिए एक बात बता रहे हैं, जैसे काउंटिंग आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7, ठीक है। अब इसका फैक्टर तोड़ो, 1 को तो छोड़िए दो, इसका फैक्टर 2 × 1, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 × 1, इसका फैक्टर 1 × 2 × 2, ठीक है। जिसका फैक्टर मात्र 2 हो, जिसका गुणनखंड मात्र 2 होता है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं गुरु, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है उसको कहते हैं भाज्य संख्या, या उसको कहते हैं यौगिक संख्याएं। ठीक है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इवन इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर और इसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो
मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12। दूसरे आधार पे कही जाती है कि वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है उसको कहते हैं भाज्य या यौगिक संख्याएं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12। सबसे छोटी भाज्य संख्या तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ चीज है 4 होता है। कितना होता है गुरु? 4 होता है। अब भाज्य संख्या की बात किया जाए जिसका मात्र गुणनखंड 2 ही गुणनखंड होता है वो सब क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। जिसका कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड होता है वो सब क्या होता है? अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या होता है। ठीक है, रूढ़ संख्या होता है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितना है? 2 होती है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारी चीज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो सह अभाज्य संख्या के अंतर्गत इसकी क्या परिभाषाएं होगी? कहता है बच्चों कि संख्याओं का एक समूह, ठीक है, संख्याओं का एक समूह जिसका मासा यानी एचसीएफ 1 आए, जिसका मासा कितना होता है? 1 होता है। यानी को प्राइम नंबर की बात होती है संख्याओं का एक समूह जिसका एचसीएफ मात्र 1 हो। जैसे 17 और 16 का एचसीएफ निकालिए 1 आएगा, सो अभाज्य संख्या है। 25 और 18 का फैक्टर तोड़िए, अगर इसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो क्या होगा? अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे दोस्त साथी, हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ को। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे जबरदस्त टॉपिक, पॉइंट क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। देखिए ये जो टॉपिक है ना, इसमें बच्चों को हमेशा दिक्कत होता रहता है। अधिकांश बच्चों लोगों को इसमें समस्याएं होती है कि भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ क्या है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही एलसीएम एचसीएफ है जहां पे कंपटीशन में काफी अधिक इसके डिमांडेड होते हैं और इस बेस पे हर एक जनरल कंपटीशन में आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके तो पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो आज हम सब जानेंगे इसी में क्या जानने वाले हैं, एचसीएफ और एलसीएम को। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, और इसमें हम सब परिभाषा भी जानने वाला है। ऐसा नहीं कि परिभाषा नहीं जानेंगे, परिभाषा भी जानेंगे। आप पहली बार यहाँ पे सीखिएगा कि इसकी परिभाषा क्या होगी, एचसीएफ को हो चाहे एलसीएम हो। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉपिक हम लोगों का है एचसीएफ और एलसीएम। तो बात करें तो एचसीएफ को मसक कहते हैं और एलसीएम को लसक कहते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जो एचसीएफ है, इस एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब महत्तम, उच्चतम, अधिकतम, है ना। और सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ या समान। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे एफ का, तो एफ का मतलब हो गया फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड, है ना, गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। यानी इसको और दूसरी भाषा में इसको बोला जाता है अपवर्तक। क्या बोले जाते हैं? अपवर्तक बोले जाते हैं। यानी अब सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो यहाँ महत्तम हो गया, महत्तम के लिए आपको मिल जाएगा म, और यहाँ पे भाई साहब इसके लिए उभयनिष्ठ के लिए आता है समान वर्ड, और समान के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है सम। किसको यूज किया जाता है? सम को यूज किया जाता है ना। तो ये मिलेगा सम, है ना। तो महत्तम समवर्तक यानी सब कुछ मिला दिया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एचसीएफ। हेलो एवरीवन, क्या बात कर रहे हैं? एचसीएफ यानी एचसीएफ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है महत्तम, है ना, महत्तम। ओकरा बाद आपको जुड़ जाएगा सम। महत्तम में क्या जुड़ेगा? सम जुड़ेगा। सम में क्या जुड़ेगा? अपवर्तक, है ना। तो अब ये सब आपस में मिलकर क्या बनने वाला है? तो ये बनने वाला है समापवर्तक, है ना, समापवर्तक बनेगा। यानी ये महत्तम के लिए म हो जाएगा और इसके बाद ये समापवर्तक के लिए हो जाएगा स। तो सब कुछ मिलाकर क्या बनेगा? म स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब क्या जानने वाले हैं? इसकी परिभाषा को भी सीखेंगे कि क्या इसकी परिभाषा है। सबसे पहले यहाँ पे इसके रूप को हम लोग देखें। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, उसके रूप को भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे जो हुआ, इसकी क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा ये तब समझ में आएगा जब इसको हम सब एक वैल्यू को लेकर निकालेंगे तब।
है ना। जैसे यहाँ पे कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा मान जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, उन संख्याओं को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। ऐसी संख्याओं को पता है, ऐसी मान को कही जाती है HCF। क्या इसकी परिभाषा हम सब इस आधार पे समझ सकते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपके सामने ला रहे हैं, और ये एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 और दूसरा लिख देते हैं 20। ठीक है, और इन दोनों का आपको निकालना है HCF यानी मौस। तो आप इसका फैक्टर कैसे तोड़ोगे भाई साहब, इसका फैक्टर तोड़ो, 3 से फैक्टर तोड़ोगे 5 मिलेगा, और फिर यहाँ पे 20 का फैक्टर तोड़ोगे 2 से 10 होगा, फिर 2 से कितना होगा 5 होगा। एवरीवन आप यहाँ पे देखोगे दोनों में जो मैचिंग करता है, जो दोनों में मैचिंग किया वही तो HCF हुआ। दोनों में यहाँ पे मैचिंग क्या किया, तो मेरे प्यारे दोस्त साथी दोनों का HCF जो हुआ, ये HCF हुआ कितना 5। अब इस आधार पे इसकी क्या परिभाषा दी जाएगी, तो ये दो संख्या है, इसी दोनों का एक ऐसा मान 5 है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। अब आपसे कहा जाए कि क्या 5 जो है 15 को डिवाइड कर देगा, कहोगे हाँ सर। क्या 20 कर देगा, हाँ सर कर देगा ना। तो इसीलिए तो हम आपको बोले कि जो HCF है यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा मान होता है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है ना। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको और चीजें बता रहे हैं। देखिए जो HCF है, इस HCF को ज्ञात करने का 2 विधि है। ठीक है, HCF को ज्ञात करने की कितनी विधि है, 2 विधि है। एक विधि जिसको कहते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है, यानी फैक्टर मेथड। एक हुआ गुणनखंड विधि और दूसरा हुआ विभाजन विधि। कौन सा विधि, विभाजन विधि। ठीक है, विभाजन विधि। ठीक, अब जो आओगे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो विभाजन विधि की अगर बात किया जाए, विभाजन विधि को ही यहाँ पे क्लास 10वीं में बात की जाती है, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि, है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। ठीक है, विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि। ठीक है, इसको हम सब जानेंगे, बट इतना याद रखना है कि इसको 2 विधियों से हल, मतलब 2 विधियों से इसको सॉल्व किया जाता है, HCF निकाली जाती है। चलिए तो अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट हम सब का हुआ LCM। भाई साहब अब LCM क्या होता है, LCM, हाँ जी वही जिसकी बात कर रहे हैं लस। ठीक है, अगर लस की बात किया जाए तो जिसका लस का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम सम प्लस अपवर्तय, यानी मिलाकर बोले तो समावर्तय, है ना, समावर्तय। और यहाँ पे देखा जाता है एल का संबंध किससे, लोएस्ट से हो गया, सी का संबंध कॉमन से होगा, और एम का संबंध हो गया मल्टीपल से हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी अगर सब कुछ मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ लोएस्ट का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम हुआ। क्या हुआ, न्यूनतम। न्यूनतम हो गया, न्यूनतम बोलो या निम्नतम बोलो, निम्नतम बोलो। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो लघुत्तम बोलो। क्या बोलो, लघुत्तम बोलो। ठीक है, लघुत्तम बोलो। कॉमन का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ। क्या हुआ भाई साहब, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, गुणन, गुणन। ठीक है, अब गुणन में जो है कॉमन हो जाए, गुणन में कॉमन हो, क्या ऐसी बात क्या है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसकी परिभाषा को हम सब तब क्रिएट कर पाएंगे जब इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी अभी हम आपको बताए थे 15 और 20, है ना, 15 और 20 लिए थे, जिसका HCF आपको निकाल कर दिखाएं, किसका HCF आया, वो कितना आया, 5 आया। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम आपको LCM बता रहे हैं, और LCM तौर से उस LCM की परिभाषा को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त साथी इसको डिवाइड करते हैं, 3 से कितना आएगा, 5 आएगा, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 5 आएगा। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पे देखो कुछ ऐसे चीज, एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम सीधी सी बात कहता है जो मिले वो भी ठीक है, जो ना मिले वो भी ठीक है, जो मिले उसको भी ले लो, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लो। तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहाँ पे तुम लोगे क्या मिल रहा है, मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है सब में 5, और क्या नहीं मिल रहा है इसमें, तो यहाँ 3 नहीं मिल रहा, इसमें क्या नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, इसमें क्या नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा। भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 4 3 12, और 12 में 12 25 60, कितना होगा, 12 25 60 होगा। ठीक है, ये जो रहा वैल्यू 12 25 60 हुआ, और आप देख सकते हो कि यह एक ऐसा मान है जो इन मानों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप किससे किससे ये डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मिलाकर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि जो एलसीएम वैल्यू है यह एक ऐसा मान होता है जो प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। लो, ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना। तो बात किया जा रहा है किसको लेकर भाई साहब, एलसीएम को। एलसीएम एलसीएम वह मान होता है, वह मान होता है जो प्रत्येक, है ना, जो प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये पूर्णतः क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ये एलसीएम वैल्यू होता है, जैसे कि हम आपको बता दिए। फिर यहाँ पे एक और चीज समझना है कि जो एलसीएम है, एलसीएम को ज्ञात करने की कितनी विधि है, एलसीएम को कितने विधियों से ज्ञात करते हैं भाई साहब। तो आपको बता देना चाहते हैं कि एलसीएम को मात्र एकलौता विधि ज्ञात करने का है, एक ही विधि है जिससे आप एलसीएम को ज्ञात करते हो। ये विधि का नाम जानते हैं क्या है, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है भाई साहब, यानी एलसीएम को मात्र एक विधि से ज्ञात किया जाता है, उस विधि का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज हम लोग देख लिए, एलसीएम देख लिए, एचसीएफ देख लिए। अब पॉइंट को क्या जानने वाले हैं, आपको हम एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि दोनों अगर बात किया जाए एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, तो एक विधि हम आपको बताने जा रहे हैं एलसीएम निकालने का। ठीक है, एलसीएम निकालने का जो विधि है हम आपको बता दी है, एचसीएफ निकालने का भी विधि जान गए। अब एक आप जानिए जो आपके एग्जाम में इसकी बहुत जरूरत है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन ये है कि 135 तथा 225 का 135 तथा 225 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करे, वो भी जानते हैं भाई साहब किस विधि से ज्ञात करना है, किस विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि से। किस विधि से ज्ञात करना है, ज्ञात करें यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि, एल्गोरिथम विभाजन विधि। ठीक है, इस विधि से ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस विधि में मान लिया जाता है, क्या करोगे, जो वैल्यू तुम्हें बड़ा दिख रहा है, जो वैल्यू अधिक है उसको मान लो। माना कि क्या करोगे, माना कि a बराबर 225। ठीक है, और वही b बराबर कितना होगा, 135। अब क्या करते हैं, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, और एक चीज जानना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है a बराबर BQ प्लस R। क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, ये होता है। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे a के तौर पे जो है वो 225 है, बराबर b के तौर पर 135 है, और q
और R ज्ञात करना है। तो Q और R पता है कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे यहां लिखा गया है 2 और यहां लिखा गया 7, आपने भाग लगाया, जैसे भाग लगाया तो आपको मिला यहां 3, ये 3 दूना का 6 हुआ, नीचे 1 आया। तो भाई साहब इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य, ठीक है, इसको A से व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, इसको Q से व्यक्त किया जाता है, इसको कहते हैं शेषफल, शेषफल, और इसको व्यक्त किया जाता है किससे, R से व्यक्त किया जाता है। इसको कहा जाता है भाजक और इसको व्यक्त किया जाता है किससे, B से, ठीक है। तो भाई साहब ये सारी चीज है, किसको 2 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, वही 7 क्या होगा, भाज्य होगा, 3 क्या होगा, भागफल होगा, और 1 क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। तो यहां पे हम सब क्या देखें, यानी भाजक को B से व्यक्त करते हैं, भाज्य को A से व्यक्त करते हैं, भागफल को Q से व्यक्त करते हैं, और शेषफल को किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब इसी आधार पे आप इसको भाग लगाओ, किसको भाग लगाओगे भाई साहब, इसको भाग लगाओ, यहां रफ करते चलते हैं, ठीक है, एक साइड रफ करते हैं। आप ना भाग लगाओ, 135 से भाग लगाओ, किस में भाग लगाओगे, 225 में, ठीक है। कितने बार में जाएगा भाई साहब, कितने बार में जाएगा पता है, 13 दूना का 26 होता है, 13 दूना का 26 होता है, सो एक बार में जाएगा 13 यानी 135। अब भाई साहब घटा दो 0, ये घटाओ कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9, 90 होगा, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब मिला आपको कितना, Q की जगह पर 1, शेषफल के जगह पर आपको मिला 9, और इसको तब तक सॉल्व किया जाता है R ग्रेटर देन 0। यहां पे R का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये रहा 225, ये वाला वैल्यू हुआ। अब ये वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई साहब, 135 बाहर होगा, यहां रहेगा 90 और गुने, अब देखो कितना बार में जाएगा, ऐसे कर दो इसको, यहाँ पे 135 नोट कर दो, यहाँ 9 दूना 18, एक बार में जाएगा 90 आएगा, यहाँ घटाओगे मिलेगा तुम्हें 45, क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, ठीक है। एक बार में जाएगा प्लस कितना होगा, 45 होगा। अभी भी R जो है ग्रेटर देन कितना है, 0 है। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ोगे भाई साहब, तो यहां पे आप ले लो 90 को बाहर निकाल दो, 90 आ जाएगा बाहर, अंदर यहां आएगा 45, ठीक है, 45 गुने कितना होगा 2, ठीक है। और यहां पे कितना बार में जाएगा, 45 से ये डिवाइड होगा, 90 कितना बार में, 2 बार में, ये 90 होगा, शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 0, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ शेषफल 0 हुआ, सो R बराबर 0 आ गया, और जब R बराबर 0 आ जाता है तब भी जाकर ये वैल्यू जो होता है, ये वाला वैल्यू जो होता है, ये किसका काम करता है, ये HCF का काम करता है। तो यहाँ पे HCF जो हुआ वो कितना हुआ, 45 हो गया। किसका हुआ HCF, तो ये 135 और 225 का ये क्या रहा भाई साहब। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त साथी, यहाँ पे हम सब जानते हैं, क्या देख लिए, यहाँ पे देख लिए हम सब कैसे HCF को ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। ये वाला मान हम लोग देख लिए, LCM और HCF कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा, आपको बताया HCF ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक सबसे जबरदस्त पॉइंट है, उसको जानना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त साथी, बहुत जरूरी है। वो क्या है, एलसीएम और HCF में संबंध। मेरे प्यारे दोस्त साथी, एक संबंध आता है, जैसे मान लो कि A और B दो संख्याएं हो गई, ठीक है, और इसका जो है HCF ये हुआ और LCM ये हुआ, ठीक है। ये LCM और HCF हुआ, या आप बोल सकते हो इसको पहली संख्या, ये रहा पहली संख्या और ये रहा दूसरी संख्या, ठीक है। एक पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, इसको कहते हो लॉस और ये कहते हो मस, ठीक है भाई साहब, इसको लॉस मस कह दो, है ना। चलिए तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसी से संबंधित। पता है ये 6-7 क्लास में हम लोग को एक चीज पढ़ना होता है, ये चीज पढ़ना होता है, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। क्या चीजें पढ़नी होती है जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मस, है ना। क्या होती है भाई साहब, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
और बराबर भाई साहब लसा गुने मौसा, लसा गुने लसा, लसा गुने लसा गुने मौसा। ठीक है भाई साहब, ये हम लोग को यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड में पढ़ना है। कैसे स्टैंडर्ड में पढ़ना है भाई साहब? तो स्टैंडर्ड में ऐसे पढ़ना है, इसी को कुछ ऐसे सूचकांक के तौर पे दे देता है, इसको कह देगा ए, ठीक है, इसको कह देगा बी, और बराबर LCM आगुने HCF भाई साहब ये जो मान मिला ये तो मेन मान हो गया। अब यहां से हम सब चीज निकालने वाले, पता है क्या, यहाँ बहुत ही जबरदस्त चीजें इसमें से निकालने वाले हैं भाई साहब। ये सूत्र नहीं भूलना है, ए नंबर सूत्र, इसको नहीं भूलना है। ए नंबर क्यों कर रहे हो भाई, इसको एक नंबर कहो, एक नंबर, ये एक नंबर सूत्र हो गया, इसको मत भूलना। दो नंबर सूत्र यहां से तुम एलसीएम निकाल दो, LCM बराबर होगा A गुने B बटे में HCF हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त साथी यहाँ पे HCF का मान निकालोगे तो ये यहाँ A गुने B बटे में हो जाएगा, क्या होगा, LCM। और एक और सबसे जबरदस्त सूत्र जो तुमको किसी भी पब्लिकेशन के बुक में नहीं मिलने वाला है, वो चीज हम तुमको बता रहे हैं, और इसकी जरूरत है, बिना जरूरत के हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो भाई साहब ये होता है LCM आगुने HCF और बराबर होता है A प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी द होल स्क्वायर मेन बट्टे में होता है बच्चे 4। क्या होता है, मेन बटे में होता है 4। ठीक है, ये सूत्र है, इस सूत्र को भूलना नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक सबसे जबरदस्त चीजें जान रहे हैं, वो चीजें क्या है, शांत और अशांत। ठीक है, चीजें है शांत और अशांत। एवरीवन पॉइंट क्या है, शांत तथा अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या जानेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई साहब, ये क्या होता है, ये कहता है कि देखो मेरे प्यारे दोस्त, हम सब जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होता है इसको भिन्न भी कही जाती है, और परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप का होता है। किसका होता है, अंश बटे हर के रूप का। अब कहता है मेरे प्यारे दोस्त साथी कि अगर हर का गुणनखंड, किसका, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, केवल नीचे वाला का गुणनखंड। ठीक है, हर का गुणनखंड अगर 2 के पावर m, 2 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या केवल 5 के पावर n हो तो यह शांत होगा, अन्यथा यह अशांत होगा। कहने का मतलब आपका निगाह होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, है ना, हर का गुणनखंड अगर 2 के पावर m या 5 की पावर n या 5 या 2 के रूप में हो तो वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल के थ्रू में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 1/15 शांत है कि अशांत है, 1/8 शांत है कि अशांत है, 1/25 शांत है कि अशांत है। इसके बाद डी नंबर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं 1/75। ठीक है, इसके बाद ई नंबर एग्जाम्पल देते हैं यहां पे हो जाएगा आपका 3/3 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में एक बोर्ड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप भाई साहब देखना, बहुत मजेदार चीज है। 343 बटे यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3, और इसमें से बताना है मेरे प्यारे दोस्त साथी कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बताना। चलिए बोलिए 15 का फैक्टर नीचे वाला, पहले देख लेना काट कर कट रहा है,
इसको काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर कितना होगा 3 गुने 5। अब यहाँ गौर से देखो 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना आया 3 आया, तो शांत नहीं, ये क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, अशांत। इसके बाद अब इसका फैक्टर तो 2 गुने 2। ठीक है, 8 का फैक्टर फिर होगा भाई 1/2 के पावर कितना 3, केवल 2 आया तो क्या होगा ये शांत। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। उसी तरह से ये काट दोगे तो मिलेगा 1/5। अब नीचे केवल आ गया 5, तो ये रहा भाई साहब शांत। यहाँ 2 के पावर 7 के पावर 3 का मतलब ये कट जाएगा, केवल नीचे बच जाएगा 1/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2, सो शांत है। देखो भाई साहब, अब जो रह गया है इसको तुम कमेंट करके बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो आज की क्लास जो हुआ आपका ये कंप्लीट वास्तविक संख्या का एक थ्योरी रहा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुपद में, तब तक ले अपना ख्याल रखिए और बताइए कि किस तरह के आपको क्लास लगा। और मेरे प्यारे दोस्त साथी, अपने दोस्त मित्र सबके पास शेयर कर दो, और पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त साथी, और एक और बात कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो जीएस क्लासेज है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 10वीं की संपूर्ण तैयारी मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, आपके पूरे के पूरे क्लास चला हुआ है। आपको बता देना चाहते हैं, पूरी क्लास का मतलब एक लाइव सेशन द्वारा आपको पहले लेसन से लेकर 15 लेसन तक ले आपको चीजें कराई गई है। ठीक है, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए, तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो 1 लाइक कर दीजिए।